प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे शुरुआत में चीन के बारे में। लद्दाख में तनाव के बीच चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा से सटे शिनजियांग में अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ लाइव फायर ड्रिल की है। इस दौरान चीन ने कई तरह के एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ अभ्यास किया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक मिसाइल को लॉन्च होते हुए दिखाया गया है। यह मिसाइल चीनी HQ-9 की तरह दिखाई दे रही है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसका नाम नहीं बताया है। माना जाए कि चीन LAC के नज़दीक भारत के राफेल लड़ाकू विमानों की गतिविधियों से परेशान है। भारत ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाजीमरा एयरबेस पर तैनात किया है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में काराकोरम पर्वत के बर्फीले पठार में PLA शिनजियांग सैन्य क्षेत्र की एक ब्रिगेड की जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल बटालियन ने हाल ही में पूर्ण तत्व वायु रक्षा और एंटी मिसाइल लाइव फायर अभ्यास किया। ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। चीन ने 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से ही भारत से लगी सीमा पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तैनात किया है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि चीन ने रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम को भी तिब्बत में तैनात किया है। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 200 किलोमीटर की दूरी तक हवा में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। चीन अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम के बराबर होने का दावा करता है। इसमें एक्टिव रडार, होमिंग, सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी होती हैं। HQ-9 सिस्टम दुश्मन के एरियल टारगेट को पता लगाने के लिए HT-233 PESA रडार सिस्टम का उपयोग करता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से 3 टाइप में आता है। HQ-9 में भी S-300 सिस्टम के जैसे ही 2 स्टेज वाली मिसाइलें लगी हुई हैं। ये मिसाइल 180 किलो के विस्फोटकों से लैस होती हैं। ये हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का पक्ष लेते हुए अमेरिका को आंख दिखाई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने की स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में सभी जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का यह बयान तब आया जब इसराइल पर हमले को लेकर अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के खिलाफ और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने को लेकर G7 की बैठक भी बुलाई है। इसके बावजूद पाकिस्तान अगले हफ्ते ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की अगवानी करने को तैयार है। राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। सोमवार को जियो न्यूज़ के कैपिटल टॉक कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने कहा, हम ग्वादर से ईरानी सीमा तक अपनी तरफ गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में द न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तान ने ग्वादर से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के 80 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। यह घटनाक्रम अमेरिका के स्पष्ट विरोध के साथ साथ संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी के बीच हुआ है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना पहले से ही लगभग 1 दशक की देरी से चल रही है। इसे दिसंबर 2014 में पूरा किया जाना था और जनवरी 2015 में इसका संचालन शुरू करने की योजना थी। ईरान के इजराइल पर भूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमले को लेकर मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और ईरान राष्ट्रपति राइसी की यात्रा से संबंधित मामलों पर सहमत हुए हैं, जो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद आएंगे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और रावलपिंडी के सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों द्वारा अपने सहयोग को गहरा करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जिसे इस साल की शुरुआत में अस्थायी झटका लगा था। जनवरी में पड़ोसी देशों के बीच सीमा तनाव की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से कहा कि पहले की घटना के बावजूद पाकिस्तान ईरान के बीच संबंध स्थिर हैं। गैस पाइपलाइन परियोजना पर प्रगति हुई है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। दरअसल फरवरी में ईरान ने पाकिस्तानी ज़मीन पर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरानी ज़मीन पर हवाई हमला कर कई आम नागरिकों को आतंकवादी बताकर उन्हें मार डाला था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे। अन्य मामलों के बारे में बोलते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की आर्थिक स्थिति को गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताया। राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उनका विचार था कि यदि उनकी पार्टी कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सफल रही तो सरकार को किसी राजनीतिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अच्छे संबंध हैं। उसी टॉक शो में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले की निंदा की। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। आसिफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है,
क्योंकि इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करते हुए ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल हमले के बाद पाकिस्तान को भी ईरान से जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला फिलिस्तीनियों के समर्थन का परिणाम था। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आशंका जताई कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर पाकिस्तान समेत अन्य देशों में पड़ सकता है। आसिफ ने कहा कि युद्ध की लपटें उन देशों को भी अपनी चपेट में ले लेंगी जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। आसिफ ने आग्रह किया कि हम नहीं चाहते कि तनाव बढ़े, हालांकि फिलिस्तीनियों का नरसंहार रोका जाना चाहिए। आसिफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को इसराइल को मान्यता देने के लिए किसी भी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें। सऊदी अरब के रेगिस्तान में आश्चर्यजनक रूप से कुछ असामान्य बदलाव हाल के सालों में सामने आए हैं। भारी बारिश के कारण मक्का और मदीना के आसपास एक जीवंत हरा भरा नखली स्थान बन रहा है। रेगिस्तानी इलाके में आती हरियाली स्थानीय लोगों के साथ साथ आगंतुकों को भी आकर्षित कर रही है। भारी बारिश ने इस बंजर परिदृश्य को समृद्ध वनस्पतियों के हरे भरे आश्रय में बदल दिया है। रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों के बीच अचानक जीवन का उभार प्रकृति के लचीलेपन और पुनर्जीवन की क्षमता का गवाह बन रहा है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के आगमन से सूखी धरती पुनर्जीवित हो गई है, जो इसके सामान्य बंजर स्वरूप के उलट है। यह नकली स्थान न केवल एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करते हुए नई जैव विविधता को भी आश्रय दे रहा है, ये क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को भी आकर्षित कर रहा है। सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तानी विस्तार के एक हिस्से में, विशेष रूप से मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के आसपास के क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी वर्षा के चलते ही आश्चर्य में परिवर्तन हुआ है। बारिश ने पहले के शुष्क और उजाड़ प्रदेशों को पुनर्जीवित कर दिया है, जिससे ये हरियाली की उज्ज्वल छटाओं से खिल उठा है। इस क्षेत्र में बदलाव का श्रेय बारिश के पानी को दिया जा रहा है। पानी के प्रभाव ने सूक्ष्म मिट्टी को पुनर्जीवित किया है, जिससे समृद्ध वनस्पति के विकास को बढ़ावा मिला है। सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि कैसे बारिश के बाद मक्का और मदीना के पास रेगिस्तान के कुछ हिस्से हरे हो गए हैं। सोशल मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें देखी जा सकती हैं जिसमें ऊँटों को हरे भरे वनस्पति खाते हुए दिखाया गया है। ये वह इलाके हैं जहाँ रेत ही थी और ये पूरी तरह से बंजर थे। बारिश के बाद की तस्वीरों में ऊँटों को ताज़ी घास पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। ऐसा दृश्य आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में शायद ही कभी देखा जाता हो। इस बदले परिदृश्य पर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसमें कुछ दिलचस्प टिप्पणियाँ प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं। इन टिप्पणियों में दावा किया गया कि ये क़यामत के पास आने की निशानी है, जिसके बारे में 1400 साल पहले पैगम्बर मोहम्मद ने बता दिया था। अवाबील इंटरप्राइजेज नाम के अकाउंट से कमेंट करते हुए लिखा गया कि इस घटना की भविष्यवाणी हमारे पैगम्बर मोहम्मद ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि न्याय के दिन के करीब आने पर मक्का और मदीना फिर से हरियाली में डूब जाएगा। आइए हम पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के बारे में बात करें। पाकिस्तान में 16 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर आग लग गई है। मंगलवार को पेट्रोल के दाम 4.53 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 293.94 पैसे पाकिस्तानी रुपये हो गए हैं। वहीं हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे बढ़कर 290.38 पाकिस्तानी रुपये हो गए हैं। इसके अलावा केरोसिन ऑयल की कीमत में भी 6 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसका रेट अब 193.8 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम में बढ़ोतरी है। दरअसल ईरान इसराइल के बीच टकराव की वजह से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी सरकार हर 15 दिन में ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है। इस दौरान वैश्विक तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और स्थानीय मुद्रा के एक्सचेंज रेट के आधार पर उन्हें बढ़ाती या घटाती है। इससे पहले 1 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये बढ़ा दिए गए थे। तब इसकी वजह टैक्स की चोरी को बताया गया था। इसके बाद अप्रैल महीने में पेट्रोल की कीमत में कुल 13 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले 16 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किए थे। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 285.56 रुपये थी। पेट्रोल का ज़्यादातर इस्तेमाल प्राइवेट ट्रांसपोर्टर छोटे वाहनों के लिए किया जाता है। इसकी वजह से दाम बढ़ने का सीधा असर पाकिस्तान के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की जेब पर पड़ेगा। वहीं डीजल का यूज़ ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रेन, ट्रक, बस में होता है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से ट्रांसपोर्टर कॉस्ट बढ़ सकती है। इसका असर दूसरे सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा। इसका खामियाजा भी मिडिल और लोअर क्लास को उठाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।